दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जो वीडियो मैंने कल बनाई थी उसके कांग्रेस की हार और बीजेपी की जीत के ऊपर उस वो दोस्तों थोड़ा-सा आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि वो एक पक्षीय थी। अर्थात कुछ लोगों को ये भी लगा होगा कि मैं शायद कांग्रेस का समर्थक हूँ और बीजेपी का कट्टर विरोधी हूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, न तो मैं किसी पार्टी का समर्थक हूँ और न ही किसी पार्टी का विरोधी हूँ। लेकिन कल जो दिखाई दे रहा था उसको बोलते हैं कानून की नज़रों में परिस्थितिजनक साक्ष्य। अर्थात जो परिस्थितियों के ऊपर दिखाई देता है, जैसी परिस्थितियाँ दिखाई देती है और उसमें जो साक्ष्य दिखाई देते हैं, उनको बोलते हैं कि परिस्थितिजनक साक्ष्य। कल जैसे कि मैंने बताया था कि जब बैलेट पेपर से वोटों की गिनती हुई, तो उस बैलेट पेपर के अंदर 71 सीटें जो थी वो कांग्रेस की दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही वोटिंग ईवीएम से गिनती शुरू हुई, तो वो एकदम से ऐसा डाउन आने लगा बीजेपी उसका ग्राफ, कांग्रेस का ग्राफ इतना नीचे आने लगा कि उससे शक पैदा होना लाज़मी था। तीसरा कारण ये भी था कि जो पानीपत की वीडियो आई थी 99% जो ईवीएम की बैटरी की वीडियो आई थी, वो कई जगह से आई थी, उससे भी ये दिखाई दे रहा था कि ये खेल है सारा, ये ईवीएम का ही खेल है। तो इसमें कोई ये नहीं है कि मैं कांग्रेस का पक्षधर हूँ या बीजेपी का विरोधी हूँ, इसलिए मैंने वो सारी की सारी वीडियो बनाई। लेकिन उस वीडियो की वजह थी परिस्थितियों के अनुसार जो भी दिखाई दे रहा था, जो सबूत दिखाई दे रहे थे, उनके कारण और इन्हीं परिस्थितियों के कारण जो सबूत दिखाई देते हैं, उनको बोला जाता है परिस्थितिजनक साक्ष्य। लेकिन एक बीजेपी की जीत के और कांग्रेस की हार के सिर्फ यही कारण नहीं थे। आज हम चर्चा करेंगे दूसरे कारणों के ऊपर कि कुछ और दूसरे कारण भी थे। हो सकता है ईवीएम भी एक पक्ष हो सकता है ना भी हो, लेकिन वो कल की बात थी, वो कल उस चीज़ को गई। आज हम दूसरे उसके ऊपर पहलू पर चर्चा करेंगे कि और क्या-क्या कारण थे कि हरियाणा के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस की स्पष्ट लहर दिखाई दे रही थी। उसके बावजूद भी बीजेपी कैसे जीत गई और कांग्रेस इस लहर के बावजूद भी हार कैसे गई, तो उनके ऊपर थोड़ी ही चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लेते हैं कांग्रेस की हार के कारण। जो कांग्रेस की हार थी उसमें सबसे बड़ा जो कारण था वो था कांग्रेस की गुटबाजी। इस गुटबाजी के कारण ही कांग्रेस हारी है और ये जो गुटबाजी है दोस्तों, ये आज से नहीं है, ये शुरू से ही कांग्रेस के अंदर गुटबाजी रही है। पहले जब भजन लाल जी का टाइम था, तो 3 गुट हुआ करते उसमें, एक गुट हुआ करता भजन लाल का, एक गुट हुआ करता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का और एक हुआ करता वीरेंद्र जी का। और उसमें भी गुटबाजी के अंदर एक दूसरे का विरोध करते रहा करते और इस कारण से गुटबाजी के कारण ही कांग्रेस को नुकसान हुआ। और इसका मैं एक आपको उदाहरण भी बताता हूँ। ये मैं बातें कर रहा हूँ दोस्तों 2004 से पहले की। लेकिन जब 2004 के अंदर कांग्रेस की सरकार आई, उस टाइम कांग्रेस ने जो चुनाव लड़ा था 2000 में, वो भजन लाल के नेतृत्व में लड़ा था हरियाणा विधानसभा का। और भजन लाल को मुख्यमंत्री का जो वो दिखाया गया था, चेहरे के रूप में दिखाया गया था, उससे कांग्रेस को मिली थी 67 सीटें। लेकिन जब 67 सीटें मिलने के बावजूद भी और कांग्रेस ने जो भजनलाल को मुख्यमंत्री का जो चेहरा बनाया था, उसके बावजूद भी भूपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाया गया। तो ये गुटबाजी यहाँ से और ज़्यादा उसने संघर्ष का रूप लिया और भजनलाल ने 2 साल तक तो इंतज़ार किया कि किसी तरह वो सीएम बन जाए। लेकिन जब नहीं बन पाए तो उन्होंने हरियाणा जनहित कांग्रेस के नाम से दूसरी पार्टी बनाई और उसके अंदर पूरी तरह से वो भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ काम करते रहे। लेकिन 2000 इसमें 4 के अंदर जब 67 सीट आने के बाद भी और भजनलाल के जो समर्थक थे वो भी भजनलाल के साथ नहीं गए, उसके बावजूद भी इसी गुटबाजी के कारण कांग्रेस का जो ग्राफ है वो बहुत नीचे गया। और जब 2014 के अंदर हरियाणा विधानसभा के चुनाव हुए, तो इसी गुटबाजी के कारण कांग्रेस को मिली दोस्तों 40 सीट, अर्थात वो बहुमत से दूर थे। लेकिन उसने जो हरियाणा जनहित कांग्रेस के उस टाइम 6 विधायक थे, कुलदीप बिश्नोई था और 5 विधायक और थे। तो किसी भी तरीके से जैसे भजन लाल मास्टर हुआ करते खरीदने में, उसमें विधायकों को खरीदने में, फेवर देने में या तोड़ने में एक्सपर्ट हुआ करते, उसी नियम के ऊपर चलकर भूपेंद्र हुड्डा ने कुलदीप बिश्नोई के 5 विधायक थे ना, उनका पाड़ा बदलवा कर और कांग्रेस में शामिल करवा दिया। और 1-2 निर्दलीय का वो लेके ना उसने अपनी सरकार बनाई भूपेंद्र हुड्डा ने। लेकिन ये गुटबाजी है ना 2009 से लेकर 2014 तक भी चलती रही
और उस टाइम इसमें 3 नए चेहरे आ गए। भजन लाल ने तो अपनी दूसरी पार्टी बना ली थी, लेकिन कांग्रेस के अंदर भी 3 गुट हो गए। एक थी भूपेंद्र हुड्डा का गुट तो था ही था, कुमारी शैलजा का एक गुट अलग से हो गया, किरण चौधरी का एक अलग से हो गया और रणदीप सुरजेवाला का गुट अलग से हो गया। इन गुटों के अंदर भी एक दूसरे को काटना, एक दूसरे के साथ भीतरघात करना और हर कोई ये सोचना कि मैं इसमें सीएम बनूंगा, मैं सीएम बनूंगा। लेकिन 2014 के अंदर जब उनको दूसरे गुटों को, तीनों गुटों को, जिनको एसआरके के नाम से जाना गया, उनको ये लगने लगा कि भूपेंद्र हुड्डा का ही इसमें वो रोल रहेगा और हमारा रोल नहीं रहेगा, तो उन्होंने भीतरघात करना शुरू कर दिया और 2014 के अंदर करारी शिकस्त मिली दोस्तों कांग्रेस को और बीजेपी का उदय हुआ। तो ये गुटबाजी थी ना, वो उसी टाइम से चलती चलती और ये आज तक है। और आज इस चुनाव में अगर हम इस चुनाव की बात करें, 2024 की चुनाव करें, तो वो गुटबाजी तो है ही है। और भी कई फैक्टर हैं जो कांग्रेस की हार के कारण हैं। तो उसमें एक जो दूसरा बड़ा कारण है वो है दोस्तों टिकट बंटवारा। टिकट बंटवारे के अंदर अब की बार 89 सीटों के ऊपर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और उस 89 में से लगभग जो 80 टिकट थी वो भूपेंद्र हुड्डा ने अपने ग्रुप को दिलवाई, जिसमें से जो पिछले 32 जो सीट हुआ करती, जो विधायक हुआ करते, उसमें से 27 या 28 जो थे वो भूपेंद्र हुड्डा के पक्ष के थे। इसलिए भूपेंद्र हुड्डा ने अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए सीटिंग गेटिंग का फार्मूला अपनाया। हालांकि सीटिंग गेटिंग के फार्मूले को जो कांग्रेस के हरियाणा के प्रभारी हुआ करते दीपक बाबरिया जी, उन्होंने इसको मना किया। उन्होंने राहुल को समझाने की कोशिश की कि सीटिंग गेटिंग के फार्मूले में कई ऐसे विधायक हैं जो चुनाव नहीं जीत पाएंगे, लेकिन वो भूपेंद्र हुड्डा के गुड फेथ में हुआ करते, उसके समर्थक हुआ करते। इसलिए अपने समर्थकों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिलाने के लिए सीटिंग गेटिंग का जो फार्मूला था वो भूपेंद्र हुड्डा ने एज इट इज रखा और दीपक बाबरिया की उसमें नहीं चलने दी, उसमें राहुल गांधी के सामने या और अपनी वो तो थे ही थे विधायक। इसके अलावा और भी लगभग 78 75 से लेकर 80 जो थे वो अपने समर्थकों को टिकट दिलवाने में वो कामयाब रहे। और जो कुमारी शैलजा थी उसके 4 या 5 लोगों को ही टिकट मिला। इसी का कारण था कि कुमारी शैलजा ने इस चुनाव के अंदर अपना रोल खत्म कर दिया था और 8 दिन तक तो वो चुनाव प्रचार से ही दूर रही। इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा, जब कांग्रेस को ये दिखाई दिया, भूपेंद्र हुड्डा को ये दिखाई दिया, राहुल गांधी को ये दिखाई दिया कि कुमारी शैलजा की जो नाराजगी है वो भारी पड़ेगी, तो उन्होंने मना तो लिया, बीजेपी में जाने से भी उन्होंने रोक लिया। लेकिन वो भी नेता है और आज से नहीं, वो शुरू से राजनीति करती आ रही है। मैं अभी उसको 25-30 साल से देखने लग रहा हूँ। तो वो समझदार नेता है और उसको ये क्लियर पता था कि भूपेंद्र अगर जीत भी गई कांग्रेस तो भूपेंद्र हुड्डा उसको न तो कोई पद लेने देंगे और जो मुख्यमंत्री की उसकी चाहत थी उसको तो पूरा होना ही नहीं देंगे। इसलिए वो बीजेपी में ना जाकर कांग्रेस में तो रही, लेकिन कांग्रेस में रहने के बावजूद भी उसने किसी भी तरह का न तो चुनाव प्रचार किया और जो उसके दलित समुदाय के जिनके ऊपर उसका वोट प्रभावी है और जहाँ कुमारी शैलजा की कहने से वोट डलने चाहिए थे, वहाँ उसने अपने जो भीतरघात करके ना वो जो वोट थे वो बीजेपी की तरफ डलवाए और ये कांग्रेस की हार की एक ये वजह भी थी। दूसरा फिर ये है कि रणदीप सुरजेवाला भले ही वो राष्ट्रीय प्रवक्ता हों, राहुल गांधी के नज़दीक हों, लेकिन वो सिर्फ अपने लड़के की सीट तक सीमित रहे। इसके अलावा न तो वो कहीं प्रचार करने गए, न उन्होंने वोटों की अपील की और उनका एक ही मकसद रहा कि अपने लड़के को चुनाव जिताना और वो उसमें सफल भी रहे। और किरण चौधरी जो गुट था, किरण चौधरी ने तो बीजेपी ज्वाइन कर ही ली थी और लेकिन फिर भी जितने भी उसके जानकार थे और जो जानकार थे वो जो कांग्रेस में वोट डालने चाहिए थे वो सारे के सारे बीजेपी में गए वो वोट। तो एक वजह भीतरघात भी था। अच्छा, अगली वजह ये थी दोस्तों कि इसके अंदर दलित समुदाय जो आने चाहिए थे, भूपेंद्र हुड्डा के भी उससे आने चाहिए थे, वो भी चिटक के बीजेपी के अंदर चले गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये दिखाई दिया कि ये जो चुनाव है ये जाट वर्सेस नॉन जाट का चुनाव है और जाटों के सामने जब उनको ये दिखाई दिया कि भूपेंद्र हुड्डा के सामने उनकी नहीं चलेगी, उनकी अहमियत नहीं होगी, तो चुपचाप से वो जो दलित समुदाय के थे, SC BC के बैकवर्ड समुदाय के भी जो वोट थे वो बीजेपी की तरफ चले गए और कांग्रेस को उनका फायदा नहीं मिला। तो एक वजह उसकी ये भी थी हारने की, कांग्रेस के हारने की थी। अच्छा, अगला कारण इसमें ये था दोस्तों कि
इस चुनाव के अंदर कुछ सोशल मीडिया ने ऐसा समा बांधा एंटी इनकम्बेंसी का कि भूपेंद्र हुड्डा आत्मविश्वास में आ गए। बहुत, जिसको आत्मविश्वास नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं, अति आत्मविश्वास। इसी अति आत्मविश्वास के कारण वो लापरवाह हो गए, मैनेजमेंट उन्होंने ठीक से की नहीं और उनको ये लगने लगा कि अब की बार तो बीजेपी ने तो हारना ही हारना और कांग्रेस ने तो जीतना ही जीतना, इसलिए जितनी ज़्यादा बीजेपी के उम्मीदवारों ने और नेताओं ने जितनी ज़्यादा हरियाणा के अंदर मेहनत की, उतनी ज़्यादा भूपेंद्र हुड्डा ने और दीपेंद्र हुड्डा ने मेहनत तो की, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं की। और इसी की वजह से पूरी तरह से मैनेजमेंट नहीं संभाल पाए और ये वजह भी उसकी हारने की थी। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात ये है कि दोस्तों, भूपेंद्र हुड्डा की जो राजनीति है ना, वो जाटों के ऊपर है, जाट समुदाय के वोटों के ऊपर है। और इसमें एक पिछले 5-10 साल में बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा है जाटों के अंदर। और वो क्या रहा है कि जाट समुदाय के जो लोग हैं, जो अच्छे खाते पीते परिवार के हैं, उन्होंने पलायन कर दिया गांव से शहरों की तरफ। और वो जिस भी शहर में गए, उस शहर में इतनी ज़्यादा संख्या में तो गए नहीं आगे उनकी वोट दूसरे समुदाय से ज़्यादा हो जाए। वो शहर में तो गए, उनकी वोट भी शहर में बनी, गांव से वोट भी कट गई, लेकिन वो जो वोट थी वो इस निर्णायक ढंग से नहीं हो पाई कि वो अपना प्रभाव दिखा सके। इसलिए जाट कम्युनिटी का जो वोट फैक्टर था वो भी काम नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वो एक मुश्त वोट थी, वो ग्रामीण एरिया की वोट थी, ग्रामीण एरिया के अंदर जाट कम्युनिटी रही नहीं। और जो जाट कम्युनिटी थी वो गांव के अंदर ही अल्पसंख्यक होगी। और दलित और बैकवर्ड क्लास यानी एससी और बीसी मिलके ने जो उनकी वोट, जो आज भी गांव के अंदर रहते हैं, उनकी जो वोट थी वो बहुसंख्यक होगी, उनकी वोट सुपरसीड करेगी और वो जो वोट था वो बीजेपी की तरफ गया। इसलिए अब की बार ये कह सकते हैं, मैं ये बार बार कहा करता कि 65% लोग गांव के अंदर रहते हैं, लेकिन वो 65% है। अब उसमें से जो जाट कम्युनिटी है उसकी बहुतायत शहरों में जा चुकी है, गांव के अंदर जाटों की बहुतायत नहीं रही। ये भी है कि भूपेंद्र हुड्डा के यानी कांग्रेस के हारने का कारण था। और एक चीज और दोस्तों, एक चीज का प्रचार प्रसार किया गया कि जाट वर्सेस नॉन जाट, और ये काफी हद तक सही भी लग रहा है कि जाट वर्सेस नॉन जाट का था। लेकिन एक फैक्टर और भी है जिसको कि कांग्रेस नहीं बता पा रही, और वो फैक्टर ये है दोस्तों कि जाट कम्युनिटी भी बीजेपी की तरफ खिसक चुकी है। और जो ये कहा करते कि कांग्रेस की राजनीति हरियाणा के अंदर जाटों के बगैर चल ही नहीं सकती, वो जाट अब बीजेपी के अंदर जाने की वजह से, इसका सबूत ये है कि कम से कम 7 या 8 विधायक थे वो जाट कम्युनिटी के, वो बीजेपी की टिकट से जीते, बीजेपी की तरफ से जीते। इसका सबसे बड़ा यही सबूत है कि जो जाट कम्युनिटी है वो भी बीजेपी की तरफ खिसक चुकी है। और आधे से ज़्यादा जाट जो है ना वो बीजेपी से, कांग्रेस से कट चुके और बीजेपी में जा चुके हैं। और अब जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, जैसे राजेश जून है, देवेंद्र कादाने, इन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है, कर चुके हैं ये। तो इससे जो जाट फैक्टर है ना, वो जाट फैक्टर भी अब भविष्य में भूपेंद्र हुड्डा के काम का नहीं रहेगा। और इन सारी परिस्थितियों से एक चीज़ और है कि ये जाट फैक्टर जो बीजेपी की तरफ गया है, इसमें आने वाले टाइम में इसका नुकसान जाटों को ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि जाट बट चुके हैं, इकट्ठे नहीं रहे हैं। और उसने, चाहे वो किसी भी रूप में हो, योगी ने, यूपी के जो प्रधानमंत्री थे आदित्यनाथ योगी, उन्होंने कहा कि बटोगे तो कटोगे। ये दोस्तों हर जगह चीज़ लागू होती है, चाहे वो राजनीति की हो या हिंदू या मुस्लिम की हो। अगर इकट्ठे रहोगे तो मजबूत रहोगे, बटोगे तो कटोगे। अर्थात जाट जो अब बट चुके हैं, जो आधे कांग्रेस में है और आधे बीजेपी की तरफ जा चुके हैं, उसका दुष्प्रभाव ये रहेगा कि अब जाटों को ये उम्मीद छोड़ देनी चाहिए कि हरियाणा के अंदर कोई जाट सीएम बनेगा। ये पर वो होता है वोटों की परसेंटेज के हिसाब से होता है, और परसेंटेज आज दिखने में तो भले ही 23-24% हो, 25% हो, या ये कहो 30% भी हो जाटों की, लेकिन वो जाट है ना वो अपनी जड़ से उखड़ चुका है। और वो जो जाटों की जो संख्या है, जो प्रतिशत है, वो बटने के कारण आधा बीजेपी में जा चुका है, शहर में जा चुका है। तो उससे सिवाय नुकसान के इसको जाट कम्युनिटी को कुछ भी नहीं होगा। और आने वाले टाइम में उनके मुख्यमंत्री तो दूर की बात है, आने वाले टाइम में नहीं लगता कि कोई मंत्री भी जाट कम्युनिटी से बन जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा
दबंग हो, बहुत ज़्यादा मजबूत हो, तो उसको एक आधा पद तो मिल सकता है। नहीं तो बीजेपी की राजनीति में, आने वाली राजनीति में जाटों को ये उम्मीद छोड़ देनी चाहिए कि उनको सत्ता से कोई बेनिफिट होगा। वो किसी तरह का मंत्री पद ले लेंगे या किसी तरह की नौकरी ले लेंगे। इसके कारण नुकसान होने के सिवा और कोई नहीं है। और दूसरा फिर ये है कि इस चुनाव के अंदर जो कांग्रेस के जो कई नेता थे, जो उनकी गलत बयानबाजी थी, उसने भी नॉन जाट को इकट्ठा करने का प्रयास किया, इकट्ठा किया है। जैसे एक ने तो ये कहा था कि हम जाटों को ही नौकरी देंगे, किसी औरों को नौकरी देंगे। दूसरे विधायक ने कहा था कि पहले हम अपना घर भरेंगे, फिर दूसरा। यानी उनके जो अति आत्मविश्वास के कारण, जो ज़्यादा बोलने के कारण, बड़बोलेपन के कारण भी ये दलित और बैकवर्ड समुदाय में ये मैसेज गया है कि अगर जाटों की सत्ता आती है तो दलित और बैकवर्ड समुदाय के पास लेने के लिए या हासिल करने के लिए कुछ भी नहीं होगा। और एक ये भी वजह थी, जो दलित और जाट का जो कॉम्बिनेशन बनना चाहिए था वो कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया। और जो दलित और बैकवर्ड जो समुदाय थे वो बीजेपी की तरफ खिसके, और इसमें जाट जो ना अकेला पड़ गया, और वो भी बट के अकेला पड़ गया। और वो न तो गांव में रह पाया, न शहर में रह पाया। उसकी वोट न गांव के अंदर काम की हो पाई, न शहर के अंदर उसकी वोट थी वो काम की हो पाई। तो ये, इसके अलावा दोस्तों एक कारण और था, और वो था कांग्रेस के बागी विधायक। हालांकि बीजेपी के अंदर भी बागी विधायक थे, उन्होंने भी निर्दलीय चुनाव लड़ा था। लेकिन ज़्यादा नुकसान बागी विधायकों का, निर्दलीय उम्मीदवारों का, जो कांग्रेस के कद्दावर नेता हुआ करते जिनको टिकट नहीं मिली, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, इसका भी नुकसान कांग्रेस को ज़्यादा सहन करना पड़ा, बीजेपी को कम नुकसान हुआ। क्यों? क्योंकि जहाँ जहाँ से बागियों ने चुनाव लड़ा, वहाँ वहाँ से अगर वो खुद नहीं भी जीते तो कांग्रेस के कम से कम 10 से 11 ऐसी सीटें थे जहाँ बागियों ने कांग्रेस के उम्मीदवार को हराया। यानी वो अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को हराया, खुद भले ही ना जीते हों, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवारों को उन्होंने हराने में रोल किया, हराने में रोल अदा किया। एक ये भी वजह थी कांग्रेस की हारने की वजह थी। अगर अब हमें बीजेपी का वो करें, बीजेपी का थोड़ा विश्लेषण करें कि बीजेपी की जीत के कारण, सिर्फ कांग्रेस की हार के कारण ही नहीं, बीजेपी ने भी कुछ अच्छे कार्य किए हैं। सबसे पहला जो बीजेपी ने काम किया, अच्छा किया, जो पार्टी हाईकमान ने, वो था खट्टर को साइडलाइन करना। और इस हद तक साइडलाइन करना कि किसी भी भाषण के अंदर, किसी पोस्टर के अंदर, किसी चुनावी चर्चा के अंदर मनोहर लाल खट्टर का नाम तक नहीं लिया। क्यों? क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ थी। और उसको पूरी तरह से ये एक अच्छा स्ट्रोक था कि नसीब सैनी को उन्होंने समय रहते सीएम बनाया, और नसीब सैनी ने जो अपना नरम वो दिखाया ना, मुलायमपना दिखाया, वो काम आया। हालांकि कई जगह नसीब सैनी की बेइज्जती भी हुई, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को छोड़ के ने अपने मान अपमान को भूल के ने उन्होंने जितनी नरमाई के साथ व्यवहार किया। एक दो बयान भले ही उसके आए हों कि हम चूड़ी टाइट कर देंगे, 8 तारीख के बाद अधिकारियों की चूड़ी टाइट कर देंगे, लेकिन ये अगर बातों को छोड़ा भी जाए तो ज़्यादातर जो नसीब सैनी था, उसने अपने जो नरमाई दिखाई, जो नम्रता दिखाई, वो वास्तव में देखने लायक थी, और इस चीज़ का भी प्रभाव पड़ा ही पड़ा। एक अलग कारण और भी था कि जो कांग्रेस ने घोषणाएं करी दोस्तों, उन घोषणाओं को पहले ही, चुनाव से पहले ही बीजेपी सरकार ने पूरा कर दिया। तो जब बीजेपी सरकार ने उसको पूरा कर दिया, वो घोषणाएं उसकी जो बची ही नहीं, तो इस चीज़ का भी नुकसान हुआ कि जो घोषणाएं की थी या फिर जो गारंटी कांग्रेस पार्टी लेके आई थी, वो तो बीजेपी ने चुनाव से पहले ही पूरी कर दी। तो उसके पास कोई मुद्दा बचा नहीं, सिर्फ एक मुद्दा बचा, जाट वर्सेस नॉन जाट। और जाट वर्सेस नॉन जाट के कारण जाटों का जो डिवाइडेशन गांव के अंदर और शहर के अंदर हुआ, तो वो जो मुद्दा था वो भी फेल हो गया। दूसरा जो दलित समुदाय और बैकवर्ड समुदाय था, वो ये इकट्ठा हो गया, क्योंकि उनको ये दिखाई दिया कि जाट वर्सेस नॉन जाट में अगर जाटों की सत्ता आई तो सिवाय नुकसान के उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, और न उनके बच्चों को नौकरियां मिलेंगी, न उनको कोई फाइनेंशियल प्रॉफिट होगा, न उनको और दूसरी तरह की जिनकी वो उम्मीद कर रहे थे वो फायदे होने की उम्मीद नहीं दिखाई दी। इसके अलावा बीजेपी का जो मैनेजमेंट था ना दोस्तों, वो अब की बार मैनेजमेंट बहुत बढ़िया था। कांग्रेस ने चुनाव लड़ा सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर,
उसमें मैनेजमेंट नहीं थी कहीं पर भी। भूपेंद्र हुड्डा, सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा और उनके लड़के दीपेंद्र हुड्डा, बस ये दो ही दिखाई दे रहे थे हर जगह से। जबकि बीजेपी ने जो अपना चुनावी अभियान किया, एक तो वो समय से पहले किया, एक टिकट वितरण समय से पहले किया। दूसरा फिर ये है कि उसके बड़े नेता थे जो पार्टी के, जो दिल्ली के नेता थे, वो हरियाणा के अंदर आए, वो उन्होंने हर सीट के ऊपर जाने का प्रयास किया। हर सीट पर लोगों की जो समस्याएं थी उनको चुनाव से पहले ही निपटाने का प्रयास किया। तो इससे भी एक पॉजिटिव मार्क गया, पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला उसको, बीजेपी को, और यही उसकी जीत के कारण थे। और इसके अलावा और छोटे मोटे कारण थे, लेकिन मेन जो कारण थे दोस्तों, मेन यही कारण थे कि इन्हीं कारणों से कांग्रेस जो थी वो अपने गुटबाजी के कारण, भीतरघात के कारण, और जो शैलजा की नाराजगी के कारण, उसके कारण हारी। और जो बीजेपी थी, बीजेपी अपने अच्छे मैनेजमेंट के कारण हारी। और एक जो सबसे बड़ा फैक्टर जिसकी जो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, कि जाट कम्युनिटी का डिवाइड होना है शहर में और गांव के अंदर, ये सबसे बड़ा फैक्टर था। ये हार का कारण बना दोस्तों, कांग्रेस की हार का कारण। खैर, अब ये बातें जा चुकी हैं, बीती बातें हो चुकी हैं कि वजह क्या थी, ईवीएम थी या गुटबाजी थी या भीतरघात था या कांग्रेस की अच्छी वो थी, ये बातें पीछे जा चुकी हैं। अब ये है कि बीजेपी, हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार बन चुकी है, और अब बीजेपी की सरकार ही रहेगी। और अगर रणनीति यही रही बीजेपी की और कांग्रेस की, दोनों की यही रणनीति रही, तो मुझे नहीं लगता कि 29 के चुनाव में भी कांग्रेस के लिए हरियाणा के अंदर कोई जगह बचेगी। क्यों? क्योंकि भीतरघात रहेगा ही रहेगा। भूपेंद्र हुड्डा इसी तरह अपने विरोधियों को बाहर करते ही रहेंगे, और अकेले भूपेंद्र हुड्डा जिस जाट कम्युनिटी की राजनीति करने का दावा करते हैं, वो जाट कम्युनिटी बढ़ चुकी है। उसका जो ध्रुवीकरण है वो बीजेपी की तरफ हो चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में भूपेंद्र हुड्डा के लिए भी कुछ हरियाणा में बचा होगा। अगर बात रोहतक की चौधर की करें, तो रोहतक की चौधर का जो अब नारा है वो नहीं चलने वाला। और मुझे लगता है कि आने वाला टाइम भूपेंद्र हुड्डा के लिए सही ठीक नहीं है, और आने वाले टाइम में उसका जो भविष्य है, पार्टी का जो राजनीति का भविष्य है, वो मुझे अंधकार में दिखाई दे रहा है। हो सकता है, राजनीति अनिश्चितता का दौर होती है, कभी भी ये नहीं कह सकते कि राजनीति में जो पहले सोच लिया तो वही होगा ही होगा। क्या पता कोई ऐसी वजह हो जाए कि लोगों के अंदर इतनी नाराजगी हो जाए बीजेपी की वजह से, कि लोग, हो सकता है उसके बाद फिर से दोबारा भूपेंद्र हुड्डा को या कांग्रेस को जिताएं। लेकिन ये भविष्य के गर्त में है दोस्तों, भविष्य के बारे में कभी भी घोषणा नहीं की जा सकती, चाहे वो किसी भी तरह की घोषणा हो। आज मैं भले ही ये कह रहा हूँ कि भूपेंद्र हुड्डा को आने वाले टाइम में उसका जो स्थान है, वो सीएम है, वो उसका नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन क्या पता कब कैसी परिस्थितियाँ हो जाए। हो सकता है अगले ही उसके अंदर भूपेंद्र हुड्डा सीएम हो जाए। हो सकता है आने वाले टाइम में भूपेंद्र तो क्या, दीपेंद्र हुड्डा भी सीएम ना बन पाए। तो ये भविष्य के गर्भ में, इसके बारे में किसी तरह का कुछ नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों, ये मेरी वो वीडियो थी जो कल के वीडियो का पार्ट 2 था। कल के वीडियो में हो सकता है दोस्तों किसी को ये लगा हो कि मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन वो गलत नहीं था। वो जैसी परिस्थितियाँ दिखाई दे रही थी, वो उसी परिस्थितियों के अनुसार ही वो ऐसे साक्ष्य दिखाई दे रहे थे कि यही फैक्ट है। लेकिन जब इस मामले पे मैंने गहराई से विचार किया, तो कुछ और भी ऐसे कारण थे जिनकी चर्चा मैंने अब की है। आपके साथ जो चर्चा की है वो भी कारण थे, और मुझे लगता है कि ईवीएम का छोटा मोटा कारण हुआ होगा, कहीं हुआ होगा। तो जैसे पानीपत की वीडियो आई थी या एक दो जगह की और वीडियो आई थी, हो सकता है एक दो वीडियो में कुछ कर दिया गया हो, लेकिन अकेला ईवीएम कांग्रेस की हार का कारण नहीं था, अकेला ईवीएम बीजेपी की जीत का कारण नहीं था। इसके अंदर ये टोटल मिला के, कुल मिला के, ये जितने भी मैंने चर्चा की, वो फैक्टर जिम्मेदार थे कांग्रेस की हार के कारण और बीजेपी की जीत के कारण। खैर, अब तो जो भी है दोस्तों, बीजेपी को बधाई, और मुझे उम्मीद है कि नायब सैनी जो हैं वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो एक अच्छा कार्य करेंगे। हालांकि मनोहर लाल खट्टर प्रयास करेंगे कि उनको सीएम बना जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एंटी इनकम्बेंसी खट्टर की वजह से इतना कुछ था तो पार्टी हाईकमान खट्टर को मुख्यमंत्री बनाएगा, मुझे नहीं लगता। लेकिन इसमें भी कुछ नहीं कहा जा सकता कि किस आदमी की कितनी पकड़ है। मोदी का जो एक बार फिर से मैजिक जो चला है, और मनोहर लाल खट्टर जो मोदी के शुरू के बचपन के दोस्त रहे हैं, हो सकता है वो फैक्टर काम कर जाए और मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन मुझे लगता है कि शायद नसीब सिंह सैनी ने जो काम किया था वो एक
अच्छा काम इस दो हाल कि उसको टाइम कम मिला। उनकी अगर इस बयानबाजी को छोड़ दे कि 8 तारीख के बाद सभी अधिकारियों की और नौकर वो एम्प्लॉयी की मैं चूड़ी टाइट कर दूँगा। अगर वो इसके ऊपर काम नहीं करेंगे और मात्र ये कि इलेक्शन का ही एक वो रहेगा तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि हरियाणा के अंदर जो वो सरकारी एम्प्लॉयी है वो आज भी 2 लाख से ऊपर हैं, तो उनकी नाराज़गी शायद नहीं ली जाएगी। अगर उन्होंने कुछ करने का प्रयास करेगा तो पार्टी हाईकमान भी उस चीज़ को रोकने के लिए। खैर दोस्तों, अब भूपेंद्र हुड्डा जी के साथ और कांग्रेस के साथ मेरी सहानुभूति है। क्योंकि मैं भी एक कम्युनिटी से वो रखता हूँ, तो अफ़सोस तो मुझे भी है, लेकिन राजनीति तो राजनीति है दोस्तों। अब और अब हम बीजेपी को इस चीज़ की शुभकामनाएँ देते हैं और उम्मीद है कि वो इस चीज़ को जाट वर्सेस नॉन जाट को और ज़्यादा ना फैलाए और हरियाणा के अंदर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ना अपनाए। क्यों? क्योंकि अब जाट भी बीजेपी की तरफ झुक चुके हैं और अगर जाटों के साथ सौतेला व्यवहार बीजेपी नहीं करेगी तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि पूरी जाट कम्युनिटी भी बीजेपी का साथ देगी और वो बीजेपी के लिए ज़्यादा बेहतर है, बजाय जाटों को एक तरफ खिसकाना या उनको खुदे लाइन लगाना। उससे नुकसान के सिवा और कुछ नहीं है। और अगर जाटों को अ, अपनाएगी बीजेपी तो आने वाले टाइम में बीजेपी को ही इसका फ़ायदा रहेगा और जाट कम्युनिटी को तो इसका फ़ायदा होगा ही होगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, मेरा विचार पसंद आए, तो मैं चाहूँगा दोस्तों कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों कमेंट ज़रूर करें, ताकि ये आज की जो मैंने वीडियो बनाई इसकी एक वजह ये भी थी कि मेरे बहुत से दर्शकों ने और मेरे बहुत से दोस्तों ने भी कमेंट किया कि आपने अभी तक सिर्फ एक पक्षीय दिखाई दिया है, एक पक्षीय जो देखा है, एक बार थोड़ा दूसरे पक्ष की तरफ भी सोचें, उसकी भी विवेचना करें। तो अपने दर्शकों के कारण और दोस्तों के कारण ही मैंने जी ये विवेचना की और ये दूसरे जो पॉइंट थे ये उभर कर सामने आए, जो आपके सामने रखे मैंने। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप कमेंट ज़रूर करें। क्यों? क्योंकि हो सकता है कल के वीडियो के बारे में मैं भी गलत हूँ और आज के वीडियो के बारे में भी हो सकता है मैं गलत हूँ या ठीक हूँ, ये तो आप ही बताएँगे। तो कल के वीडियो के बारे में भी कुछ दोस्तों ने कहा कि एक पक्षीय नहीं होना चाहिए और एक ईवीएम सिर्फ एक कारण हो सकता है, लेकिन और भी कारण थे, तो उन कारणों को आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया और इसलिए ये भी मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपको ठीक लगा तो आप दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपने मेरा ये इतना लंबा वीडियो देखा इसके लिए एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।